नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस के नेता और आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक कॉलमनिस्ट रतन शारदा ने 24 जुलाई को केंद्रीय बजट की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया यूजर को ट्रोल करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की कड़ी आलोचना की। इसे गंभीर समस्या बताते हुए शारदा ने कहा कि आईटी सेल को इसके बजाय उन नागरिकों के लिए सरकार की योजनाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आईटी सेल का ये रवैया एक गंभीर समस्या है। बजट 2024 के अच्छे बिंदुओं के बारे में सरलीकृत कम्युनिकेशन के साथ आने के बजाय वो नागरिकों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उनके डर का जवाब दीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। अमित मालवीय। बता दें, एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने संपत्ति की बिक्री में इंडेक्सेशन को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के बारे में शिकायत करने वालों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आज रात हर कोई इंडेक्सेशन विशेषज्ञ है, जिसके बाद शारदा और कई अन्य भाजपा समर्थकों द्वारा उनके विरोध के बाद उसको हटा दिया गया। मालवीय द्वारा अपना पोस्ट हटाने के बाद शारदा ने फिर से टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अमित मालवीय ने ट्वीट हटा दिया है। शरद पवार वाली एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने गुरुवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर विस्फोटक आरोप लगाए। उन्होंने फडणवीस पर झूठे आरोपों के जरिए महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजा और मुझसे 4 हलफनामे लिखने को कहा। मुझे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल परब के खिलाफ लिखित आरोप लगाने को कहा गया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं के खिलाफ आरोप पड़ने का दबाव था। इन आरोपों के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया, जबकि बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्हें ये आरोप तब क्यों नहीं बताए। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता राज ठाकरे ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बता दें, राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी 225 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। पवार के करीबी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की और कहा कि बैठक बुधवार देर रात हुई। उन्होंने कहा कि पवार के 28 जुलाई को एक बार और दौरा करने की संभावना है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और एनसीपी शामिल हैं, इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सीट बंटवारे की बातचीत शुरू करने को तैयार है। बता दें, अजित पवार के साथ गठबंधन बीजेपी को भा नहीं रहा है क्योंकि हालिया दिनों में कुछ भाजपा नेताओं और आरएसएस ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से 3 महीने पहले भाजपा ने एनडीए के प्रमुख चेहरे शरद पवार पर अपना हमला तेज कर दिया। अमित शाह ने शरद पवार पर सीधा हमला बोलते हुए पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। शाह ने कहा था कि उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। जिसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में शामिल अजित पवार की एनसीपी के नेताओं को शाह का यह हमला अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी आलोचना की है। एनसीपी विधायक अन्ना वनसोटे ने कहा कि शरद पवार पर आरोप लगाना गलत है, इससे बचना चाहिए और ये महायुति गठबंधन के सभी भागीदारों के हित में है। एक अन्य एनसीपी नेता और पूर्व विधायक विलास लांडे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के लिए मराठा दिग्गज के खिलाफ ऐसा बयान देना अनुचित था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में एक रैली में शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। इसका असर चुनाव पर पड़ा था। बीजेपी को अपनी गलती से सीखना चाहिए था। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं और हम 84 साल के शरद पवार का सम्मान करते हैं। प्रतिद्वंदी दलों को उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पुणे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप देशमुख ने कहा कि शरद पवार राज्य के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं। हो सकता है कि हम कुछ मुद्दों पर अलग हो गए हों, लेकिन अनुभवी नेता के लिए हमारे मन में सम्मान है। ऐसे ही बयान और नेताओं ने भी दिए। बता दें, कुछ दिन पहले ही अजित गुट की एनसीपी से कई नेता शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे और कहा जा रहा है कि और नेता भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों यानी दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ही राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। वहीं अशोक हॉल सम्राट अशोक की स्मृति को समर्पित है। ये मूल रूप से एक बॉलरूम था। राज्य में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है।
उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीपी जोशी ने आला कमान से अपने इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग की है। वहीं सीपी जोशी की इस्तीफे की पेशकश के बाद सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब किरोड़ी लाल मीणा को मौका दिया जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर अब अमेरिका भी बोला है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने पर हुए विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया। इसको लेकर सवाल पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था। सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं। हमने उन रिपोर्ट्स को भी देखा है जिसमें 22 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, इसलिए वो आदेश अभी प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विश्व में सभी लोगों के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार को लेकर हमने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने भाषण दिए वो सदन का अपमान करने और बजट सत्र की गरिमा को कम करने जैसा है। उन्होंने कहा कि आइए हम लोगों के जनादेश का सम्मान करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। अगर कोई लोगों के फैसले का अपमान करने की कोशिश करता है तो उन्हें चुनाव में दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब समय राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देश के लिए मिलकर काम करने का है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा है। याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कंगना के खिलाफ याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है। नेगी का कहना है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते। याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। बजट पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल को 100 दिन का काम और आवास योजना के लिए अब तक कितना पैसा दिया है। बनर्जी ने बीजेपी से सवाल करने के साथ ये दावा किया कि बीजेपी अगर ये साबित कर पाई कि उसने 10 पैसे भी दिए हैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खनन पर लगने वाली रॉयल्टी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस पर कोई रॉयल्टी टैक्स नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8-1 के बहुमत से अपने ही पुराने फैसले को रद्द कर दिया, जिससे राज्यों को राहत मिली है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई कर रहा था। मामला ये था कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी एक टैक्स है और क्या सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही इस तरह का टैक्स लगाने का अधिकार है या राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में खनिज भूमि पर लेवी लगा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 7 जजों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला गलत था, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक टैक्स है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के तहत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नया ठिकाना मिल गया है। केंद्र सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए जगह अलॉट कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का नया पता अब बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन होगा। यहीं से पार्टी की सभी गतिविधियां संचालित होंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय अलॉट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। वो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। पुणे में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को पुणे में भारी बारिश हो रही थी, इस कारण कई गांवों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। बारिश के कारण पेड़ गिरने से तमहिनी इलाके में एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं पुणे शहर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उनके विरोध में बाहर प्रदर्शन होता रहा। प्रदर्शनकारी अमेरिका से इजरायल को सैन्य सहायता बंद करने की मांग कर रहे थे। जब नेतन्याहू का यूएस कांग्रेस में भाषण चल रहा था, तब पुलिस ने यूएस कैपिटल के बाहर जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारियों में से कुछ पर काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। वहीं अमेरिका के कई शीर्ष डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया। यूएस कैपिटल पुलिस ने कहा कि मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने नाकाबंदी को पार करने की कोशिश की और कहे जाने पर पीछे नहीं हटे।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि भीड़ पुलिस लाइन से पीछे हटने के हमारे आदेश का पालन करने में नाकाम रही। हम कानून तोड़ने और उस लाइन को पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर काली मिर्च स्प्रे डाल रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो वास्तव चीजें आसान हो जाती हैं। हम जीतते हैं, वो हारते हैं। नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए एक पीला पिन पहना हुआ था। उनके भाषण पर संसद में कई सांसदों ने तालियां बजाईं, लेकिन प्रमुख डेमोक्रेटों ने खड़े होकर जयकार करने से इनकार कर दिया। कुछ के पास नेतन्याहू के खिलाफ पोस्टर भी थे। मिशिगन डेमोक्रेट सांसद रशीदा तलीब संसद में रो रही थीं और उन्होंने एक तख्ती पकड़ रखी थी जिस पर नेतन्याहू के लिए लिखा था युद्ध अपराधी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में कहा कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम अमेरिका के सबसे जानलेवा और कट्टर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जंग आपकी जंग है और हमारी जीत आपकी जीत है। बेंयामिन नेतन्याहू का ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने जोरदार स्वागत किया, पर कांग्रेस के दर्जनों डेमोक्रेट नेता जानबूझकर वहां उपस्थित नहीं हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की रेस से अलग करने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस से देश को संबोधित किया। बाइडेन ने देश के नाम दिए संबोधन में कहा कि मैं इस पद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने देश से ज्यादा प्यार करता हूं। राष्ट्रपति के रूप में इस देश की सेवा करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब हम जो निर्णय लेंगे वो देश का भविष्य निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा कि हमें बढ़ने या पीछे हटने, आशा और घृणा, एकता और विभाजन के बीच चयन करना होगा। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रिकॉर्ड, दुनिया में मेरा नेतृत्व, अमेरिका के भविष्य के लिए मेरा नजरिया सभी दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य हैं। वो बोले, हमारे लोकतंत्र को बचाने के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता, इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को कमान सौंपना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। बाइडेन ने कहा, यह हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। सार्वजनिक जीवन में लंबे वर्षों के अनुभव के लिए एक समय और स्थान होता है। नई आवाजों और युवा आवाजों के लिए भी एक समय और स्थान होता है। वो समय और स्थान अभी है। पेरिस ओलंपिक के पहले फुटबॉल मैच में मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराया, मगर ये मैच दूसरे कारणों से चर्चा में है। मोरक्को की इस जीत को विवादित बताया जा रहा है। फैंस के बवाल और अफरा तफरी के बीच मोरक्को और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फुटबॉल मैच को करीब 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। मैच खत्म होने के करीब मोरक्को 2-1 से आगे चल रहा था। अर्जेंटीना के क्रिस्टियन मेडिना ने दूसरे हाफ के अंत में 15 मिनट के इंजरी टाइम के 16वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया था। मेडिना के बराबरी वाले गोल को दागने के बाद जश्न मना रही अर्जेंटीना की टीम पर बोतलें और कप फेंकी गई। कुछ बोतलें खिलाड़ियों और स्टाफ के पास आकर गिरी। मोरक्को के रंग की जर्सी पहने हुए कुछ दर्शकों को पिच की तरफ दौड़ते देखा गया, जिन्हें मैदान से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस के आने के बाद रेफरी ने खिलाड़ियों को भी मैदान से बाहर निकाल दिया। फैंस के बवाल और फिर अफरा तफरी के कारण काफी देर के बाद बिना किसी दर्शक के मैच दोबारा शुरू हुआ। VAR रिव्यू के आधार पर अर्जेंटीना के इंजरी टाइम में किए गए गोल को खारिज कर दिया गया, जिससे मोरक्को 2-1 से मैच जीतने में कामयाब रहा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।